हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाइंडिंग चैप्टर का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। टॉपिक ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ वाइंडिंग, सेकंड होगा डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड ड्रम वाइंडिंग, एंड लास्ट में हम लोग मैन वाइंडिंग की स्पीड जानेंगे इन सिंकिंग शाफ्ट एज वेल एज नॉर्मल शाफ्ट। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेफ्टी डिवाइसेस इन वाइंडिंग के बारे में। तो जब कभी भी सेफ्टी के बारे में बात आती है मन में, तो मन में सबसे पहला विचार यही आता है कि सबसे पहला सेफ्टी डिवाइसेस हो सकता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक सेफ्टी डिवाइसेस है। वाइंडिंग इंजन में ब्रेक भी दिया जाता है, ठीक है, जिससे रोकने के लिए, स्पीड कम करने के लिए बहुत सारी तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। वाइंडिंग में 2 तरह के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल ब्रेक एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल ब्रेक। ठीक है, इतना जानना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर मैं फिर भी सारे चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ ताकि कभी भी इससे ज़्यादा भी, सिलेबस से ज़्यादा भी बाहर सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक में 2 टाइप्स के मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं। फर्स्ट इज पोस्ट टाइप एंड सेकेंड इज कैलिपर टाइप। ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि किस टाइप से काम करता है पोस्ट टाइप ब्रेक और किस टाइप से काम करता है कैलिपर ब्रेक्स। बस नाम जान लीजिए कि ये मैकेनिकल ब्रेक है जो वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप के ब्रेक होते हैं। फर्स्ट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सेकेंड इज डायनामिक ब्रेकिंग and third is reverse current braking। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ब्रेक की। जब भी हमारे मन में विचार आता है कि सेफ्टी डिवाइसेस, तो सबसे पहला जो विचार आता है मन में वो ब्रेक ही आता है। तो ब्रेक जो वाइंडिंग में 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल। अगर बात करते हैं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के 2 टाइप के ब्रेक इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में, या तो पोस्ट टाइप या तो कैलिपर टाइप। और वहीं अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेक की, तो 3 तरह के इलेक्ट्रिकल ब्रेक वाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज रीजनरेटिव, सेकेंड इज डायनामिक एंड द थर्ड वन इज रिवर्स करंट ब्रेक। तो ये हो गया ब्रेक के बारे में। नेक्स्ट जो सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस है वाइंडिंग की। इसके कुल 3 काम होते हैं। पहला काम होता है टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ओएस का मतलब ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ज़्यादा स्पीड होने से रोकता है। दूसरा इसका काम है टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग होने से भी ये रोकता है। एंड द लास्ट इज इंश्योर्स स्लो बैंकिंग। ठीक है, स्लो बैंकिंग यानी आराम से जब भी केज लैंड होगा, या फिर ऊपर में लैंड हो चाहे नीचे लैंड हो, तो स्लो बैंकिंग होगा, आराम से लैंड होगा। तो इसको इंश्योर करता है कौन? कॉन्ट्रीवेंसेस। और यहाँ पे इंश्योर ये भी करता है कि जो भी लैंडिंग केज हो, ठीक है, केज जब भी लैंड हो रहा हो पिट बॉटम की तरफ, तो उस समय इसका जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, इस लेक्चर की खास बात यह है कि इसके PDF आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्ट्रीवेंस के बारे में, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस के बारे में। नेक्स्ट जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो है वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ये भी एक सेफ्टी डिवाइसेस है। ठीक है, जो वाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्या? ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, या इसे यूं कर सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल। बहुत ही बारीक स्पीड कंट्रोल भी करना हो तो आप वार्ड लियोनार्ड मेथड से स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जनरली
लार्ज वाइंडर्स में, जो बड़ा बड़ा वाइंडिंग मशीन होता है, वाइंडिंग इंजन होता है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोवाट के आसपास अगर वाइंडिंग इंजन है उसे हम लोग बोलते हैं लार्ज वाइंडर्स, और उनमें इस मेथड से स्पीड कंट्रोल किया जाता है जिसका नाम है वार्ड-ल्यूनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइसेस है। दूसरा जो सेफ्टी डिवाइसेस है व्हाइटमोर कंट्रोलर। चौथा जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो है व्हाइटमोर कंट्रोलर। ठीक है, ये व्हाइटमोर कंट्रोलर का काम बिल्कुल सेम है जैसा कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस का काम है, सेम टू सेम व्हाइटमोर कंट्रोलर का काम है, यानी इसको लिख सकते हैं सेम एज ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस। ठीक है, इसका काम क्या है? ओवर स्पीडिंग रोकना, ओवर वाइंडिंग रोकना, और इंश्योर क्या करना? स्लो बैंकिंग करना, जिससे जो नीचे जाता हुआ जो केज है, लैंड करता हुआ जो केज है, उसका स्पीड लैंड होते समय 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो। अगला सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ वाइंडिंग है वो है रिवर्स डायरेक्शन लिमिट स्विच। ठीक है, नाम से पता चला है रिवर्स का मतलब क्या? उल्टा। सपोज हमारे पास ड्रम वाइंडिंग है, सपोज, ठीक है, ये हुआ ड्रम वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ से एक केज ऊपर में है और जो दूसरा केज है सपोज यहाँ पिट बॉटम पे है। ठीक है, यहाँ पर ड्रम होगा, ये वाइंडिंग इंजन रूम होगा, सपोज दिस इज वाइंडिंग इंजन रूम, सरफेस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लपेटा हुआ है। ठीक है, एक रस्सा और एक और रस्सा लपेटा हुआ है। ठीक है, दूसरा रस्सा दूसरा केज के लिए इस तरह लपेटा हुआ है। तो अब जो सपोज ये जो दूसरा जो रस्सा है वो सपोज ये वाला है, रेड वाला। ठीक है, जो ऊपर केज है उसके लिए रेड वाला रस्सा है, जो नीचे केज है उसके लिए ब्लैक वाला रस्सा है, ब्लैक वाला रोप है। अब क्या है कि गलती से भी अगर ये जहाँ पे जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है वो इसे उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करता है ड्रम को, तो क्या होगा? ये ऊपर जाने लगेगा और ये नीचे जाने लगेगा। हो सकता है ना ये नीचे तो ना जाए, लेकिन क्या हो सकता है इधर स्लैक हो सकता है यहाँ पे, और ये जो केज है वो ऊपर की तरफ जाने लगे, हो सकता है ओवर वाइंडिंग हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि ड्रम में इस तरह का ड्रम है तो वहाँ पे 2 केज के लिए 2 रस्सा होता है ना, तो यहाँ पर जो 2 रस्से लपेटे जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लपेटे जाते हैं, ताकि जब भी ड्रम घूमे तो एक रस्सा जो है वो लपेटाए और दूसरा रस्सा जो है वो खुले, जिससे क्या है कि जो लपेटाने वाला जो रस्सा है उससे क्या होगा कि जो केज है वो ऊपर आएगा, और जो खुल रहा होगा रस्सा उससे क्या होगा, केज उसी समय क्या होगा, नीचे जा रहा होगा। तो अगर अभी पिट टॉप पर केज पहुंच चुका है और अब उस जो वाइंडिंग इंजन है, वाइंडिंग इंजन जो ड्राइवर है, उस ड्रम को अगर उल्टा रोटेट करता है तो क्या होगा? उल्टा रोटेट करता है तो क्या होगा? जो केज ऊपर आया हुआ है वो और क्या होगा? ऊपर आने लगेगा। इससे क्या हो सकता है? ओवर वाइंडिंग हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए ये रिवर्स डायरेक्शन लिमिट स्विच दिया जाता है। ये क्या करता है कि गलती से भी अगर जो वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर है यानी वाइंडिंग इंजन जो ड्राइवर है गलती से भी अगर ड्रम को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है तो ऑटोमेटिकली उस वाइंडिंग इंजन का जो पावर है वो ट्रिप कर जाएगा, जिससे ये ओवर वाइंडिंग रुक जाएगा या ओवर वाइंडिंग नहीं होगा। तो क्या करता है रिवर्स डायरेक्शन लिमिट स्विच? इट ट्रिप्स पावर। ठीक है, क्या करेगा? इट ट्रिप्स पावर ऑफ वाइंडिंग इंजन व्हेन इंजन ड्राइवर runs the drum in opposite direction, opposite/wrong direction। ठीक है, गलती से भी, ठीक है, या जानबूझ के भी अगर चाहता है कि वाइंडिंग इंजन मैन का जो ड्राइवर है उल्टा डायरेक्शन में घुमाकर ओवर वाइंडिंग करे तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या है? रिवर्स डायरेक्शन लिमिट स्विच है। ठीक है, जो 6 नंबर में हमारा सेफ्टी डिवाइस है वो है टाइम लिमिट स्विच। ठीक है, ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि क्या रोकता है? वो ओवर वाइंडिंग रोकता है, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग। अभी ये जान लेते हैं कि ये काम एक्चुअली कैसे करता है। तो ये काम ऐसे करता है कि सपोज ये अगर शाफ्ट है एंड दिस इज अ हेड गियर, दिस इज हेड गियर पुली, इधर रोप एंड दिस वन इज केज। ठीक है,
ये इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, बैंकिंग लेवल या डेकिंग लेवल। बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, बैंकिंग लेवल या डेकिंग लेवल। तो क्या होता है कि जैसे ही ये जो केज है, ठीक है, गलती से भी या जानबूझकर कभी कोई भी रीज़न से अगर ये ऊपर चला जाता है, सपोज यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर हेड गियर में क्या रहता है कि टाइम लिमिट स्विच रहता है, ठीक है। जैसे ही ये जो केज ऊपर चला जाता है तो इस जो टाइम लिमिट स्विच है, ठीक है, टाइम लिमिट स्विच है, ठीक है, उसको टच कर लेता है, ठीक है, टच कर जाता है ये केज। और जैसे ही ये टच करता है टाइम लिमिट स्विच को, टाइम लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाता है और उसी समय क्या करता है, जो वाइंडिंग इंजन की जो पावर है उसको ट्रिप कर देता है, जिससे क्या होगा कि फर्दर इस वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए पावर नहीं मिलेगा, तो केज ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये ओवर वाइंडिंग रोकता है। काम कैसे करता है कि जैसे ही ये बैंकिंग लेवल से ऊपर केज अगर जाएगा, जैसे ये बैंकिंग लेवल से केज अगर ऊपर जाएगा तो हेड गियर में मौजूद टाइम लिमिट स्विच क्या है, इसे ये टच करेगा केज। जैसे ही हेड गियर में मौजूद टाइम लिमिट स्विच पर ये केज टच करता है तो ये टाइम लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है कि इंजन का जो पावर है उसको ट्रिप कर देता है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट ट्रिप्स द पावर व्हेन the cage moving above the decking level या banking level, ठीक है। जैसे ही ऊपर उठ रहा होगा केज, उस समय क्या कर देगा, ये जो टाइम लिमिट स्विच है वो इंजन का जो पावर है उसको कट कर देगा, जिससे फर्दर ऊपर केज नहीं उठेगा। तो इस तरह ये ओवर वाइंडिंग रोक सकता है, ठीक है। तो ये हुआ 6 नंबर में टाइम लिमिट स्विच। नेक्स्ट जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो है 7 नंबर का रोप डेविएशन लिमिट स्विच। बेसिकली ये जो सेफ्टी डिवाइस है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है मल्टी रोप कोपे वाइंडिंग में। मल्टी रोप फ्रिक्शन वाइंडिंग बोलिए या कोपे वाइंडिंग में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूज्ड इन मल्टी रोप फ्रिक्शन वाइंडिंग, ठीक है। कम से कम एक वाइंडिंग रोप चाहिए फ्रिक्शन वाइंडिंग में दोनों केज को चलाने के लिए। बट जब भी एक से ज़्यादा वाइंडिंग रस्सा इस्तेमाल होता है, वाइंडिंग रोप इस्तेमाल होता है कोपे वाइंडिंग में या फ्रिक्शन वाइंडिंग में, तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी रोप कोपे वाइंडिंग या मल्टी रोप फ्रिक्शन वाइंडिंग। तो क्या है कि अगर एक से ज़्यादा रस्सा इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि ये जो वन ऑफ द जो रोप है इनमें से कोई रोप जो है वो डेविएट कर जाए, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ना होए या इससे दुर्घटना ना हो, इससे कोई परेशानी ना होए, इसके लिए क्या है, रोप डेविएशन लिमिट स्विच है। ये क्या करेगा कि अगर कोई भी जो रस्सा है, ठीक है, मल्टी रोप कोपे वाइंडिंग में कोई भी रस्सा है वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा भी डेविएट हो जाता है, तो ये क्या करेगा कि जो मोटर का जो पावर है ऑटोमेटिकली इसको ट्रिप कर देगा और फिर फर्दर जो कंसीक्वेंस है, जो बैड कंसीक्वेंस हो सकते हैं उसको रोक देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कहाँ पे यूज होता है, मल्टी रोप फ्रिक्शन वाइंडिंग में, ठीक है। ये क्या करता है, इट ट्रिप्स द पावर ऑफ मोटर, ठीक है, व्हेन एनी ऑफ द रोप deviates from its actual path, ठीक है। ये रस्सा जो है इसको इधर से जाना था, अब ये यहाँ पे चला गया इधर से, तो हो सकता है ना प्रॉब्लम, केस टकरा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या है, रोप डेविएशन लिमिट स्विच सिर्फ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मल्टी रोप कोपे वाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। क्या करता है, ये पावर जो मोटर का जो पावर है उसको ट्रिप कर देता है। कब करता है, जब भी ये जो रस्से हैं इनमें से कोई सा भी रस्सा, मल्टी रोप है ना, इनमें से कोई सा भी रस्सा अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है, तो उस केस में मोटर की जो पावर है वो ट्रिप कर देता है। कौन, रोप डेविएशन लिमिट स्विच, ठीक है। नेक्स्ट जो सेफ्टी डिवाइस है फॉर वाइंडिंग इज
लिमिट स्विच फॉर टेल रोप। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं टेल रोप किसे कहते हैं। देखिए जो टेल रोप होता है वो हमेशा एक फ्रिक्शन वाइंडिंग या कूपे वाइंडिंग में हमेशा इस्तेमाल होता है। ड्रम वाइंडिंग में इस्तेमाल किया जा भी सकता है या नहीं भी कह सकता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है ड्रम वाइंडिंग में, लेकिन लगाया अगर जाना है तो लगाया जा भी सकता है ड्रम वाइंडिंग में, लेकिन फ्रिक्शन वाइंडिंग में कंपलसरी है टेल रोप लगाना। अब देखिए टेल रोप कैसे लगाते हैं। टेल रोप लगाने के लिए दोनों केज का जो अंडर साइड होता है उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे टेल रोप लगाया जाता है। ठीक है, तो ये टेल रोप के लिए क्या है, लिमिट स्विच फॉर टेल रोप। ये क्या है कि अगर टेल रोप छोटा हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है, अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, ये अगर केज ऊपर चल जाता है तो इसको भी ये ऊपर और खींचेगा, यानी ये क्या है, ये केज जो है वो पिट बॉटम में नहीं रह पाएगा, इसको खींच लेगा ऊपर। ठीक है, अगर टेल रोप छोटा हो जाता है तो। या फिर ये जो लूप बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, लूप। ठीक है, इस तरह का लूप बन रहा है ना, इस लूप में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई बाधा आ गया, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन दोनों के लिए जब भी रिडक्शन होता है या फिर लूप जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, ठीक से ध्यान से सुनिए, जब भी टेल रोप का जो लंबाई है, ठीक है, उसमें रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, उसकी लंबाई कम हो जाती है, ठीक है, या फिर जब भी ये जो लूप बना रहा है टेल रोप उसमें कोई बाधा आ जाती है, तब क्या होगा, ये लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और ये लिमिट स्विच क्या करेगा, ठीक है, इट ट्रिप्स पावर। ठीक है, वाइंडिंग इंजन का जो पावर है उसी को वो ट्रिप कर देगा। कब ट्रिप करेगा, जब टेल रोप की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी, या टेल रोप का जो लूप है उसमें कोई अड़चन है, कोई बाधा है, तब ये लिमिट स्विच फॉर टेल रोप एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये हुआ लिमिट स्विच फॉर टेल रोप। तो जो बाकी के बचे सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ वाइंडिंग है वो हैं सेफ्टी कैचेस, सेफ्टी हुक, डेप्थ इंडिकेटर एंड वार्निंग बेल। तो सेफ्टी कैचेस के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। ये क्या करता है कि जो भी ओवर वाइंडिंग होता है केज का, अगर उस समय सेफ्टी हुक नाकाम होता है उसे बेल प्लेट में अटकाने में, तो क्या होगा, केज नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और हो सकता है कि वो शाफ्ट के नीचे वो गिर जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सेफ्टी कैच रहता है, सेफ्टी कैच हेडगियर में रहता है। तो वो क्या करता है कि केज को फंसा लेता है अपने ऊपर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो मूवमेंट है आफ्टर ओवर वाइंडिंग वो रोक लेता है। दूसरा क्या था सेफ्टी डिवाइस, वो था सेफ्टी हुक। इसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है। इनफैक्ट सेफ्टी हुक के बारे में तो अलग डेडिकेटेड वीडियो ही बना था। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये कि ओवर वाइंडिंग का जो कंसिक्वेंसेस है, ओवर वाइंडिंग का जो दुष्परिणाम है उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये सेफ गार्ड करता है, यानी सुरक्षा करता है। ओवर वाइंडिंग जब भी होगा तो उससे क्या होगा, ओवर वाइंडिंग में सेफ्टी हुक जो है वो बेल प्लेट से टकराएगा, इनर प्लेट्स हैं वो बेल प्लेट में बैठ जाएंगे और इससे केज जो है वो नीचे जाने से रुक जाएगा, वहाँ पर अटक के रह जाएगा। तो ये है सेफ्टी हुक। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्थ इंडिकेटर। ये क्या काम करता है, ये देखिए, ये काम करता है टू शो द लाइव पोजीशन ऑफ केज। ठीक है, पहला बात, सेफ्टी कैच कहाँ पे होता है, ये तो हेड गियर में होता है, पता ही है। ठीक है, सेफ्टी हुक सस्पेंशन गियर का पार्ट है। डेप्थ इंडिकेटर कहाँ पे होता है, डेप्थ इंडिकेटर होता है वाइंडिंग इंजन रूम में। ठीक है, जो भी वाइंडिंग इंजन रूम है वहाँ पर रहता है डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, सपोज अगर ये वाइंडिंग इंजन रूम है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मोटर है, सॉरी ड्रम है और यहाँ पे मोटर है। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, ये डेप्थ इंडिकेटर होता है। ये डेप्थ इंडिकेटर क्या करता है कि कौन सा केज, ठीक है, कौन सा केज ऊपर है, कौन सा केज नीचे है, ये बताता है। सपोज ये केज ऊपर है और ये केज ये नीचे है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा, जिससे जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है वो समझ जाता है कि कौन सा केज कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा केज ऊपर आ रही है, कौन सा केज नीचे जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत सारा प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है, बहुत सारा डाउट भी है डेप्थ इंडिकेटर में। बहुत सारे बुक इसको एक सेफ्टी डिवाइस मानते हैं वाइंडिंग का, और बहुत सारे बुक जो है, बहुत सारे तो नहीं बट जो मेन बुक है वो नहीं मानता है सेफ्टी डिवाइस डेप्थ इंडिकेटर को। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम 3 पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी बाय डीजे देशमुख का वॉल्यूम 3 पढ़ते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्थ इंडिकेटर को
सेफ्टी डिवाइस के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं तो उसमें डेप्थ इंडिकेटर को भी सेफ्टी डिवाइस में इंक्लूड किया गया है, तो आप दोनों याद रख लें। और सबसे लास्ट में कौन सा सेफ्टी डिवाइस है, वो है वार्निंग बेल। तो ये हो गया आज का कंप्लीट सेफ्टी डिवाइस ऑफ वाइंडिंग। नेक्स्ट अभी हम लोग जान लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन फ्रिक्शन एंड ड्रम वाइंडिंग। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसी को रीड आउट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा पीडीएफ बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेप्थ के ऊपर। ठीक है, गहराई के लिए कौन सा सुटेबल होगा, कम गहराई के लिए या मॉडरेट गहराई के लिए, और कौन सा हाई डेप्थ के लिए काफ़ी सुटेबल होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन वाइंडिंग जो है वो हाई डेप्थ के लिए सुटेबल है, वहीं अगर बात करते हैं ड्रम वाइंडिंग की तो वो मॉडरेट डेप्थ तक ही सुटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ रोप्स, यानी कितना वाइंडिंग रस्सा चाहिए, तो ड्रम वाइंडिंग के लिए 2 रस्सा तो कम से कम आपको चाहिए होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्रिक्शन वाइंडिंग की तो सिर्फ 1 रस्सा में वो वाइंडिंग कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी हुक के बारे में। तो सेफ्टी हुक ड्रम वाइंडिंग में होता है, कंपलसरी है, वहीं फ्रिक्शन वाइंडिंग में सेफ्टी हुक कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओवर वाइंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेल प्लेट की। तो चूंकि यहाँ पे ड्रम वाइंडिंग में सेफ्टी हुक है तो उसके लिए बेल प्लेट का अटैचमेंट कंपलसरी है। वहीं अगर फ्रिक्शन वाइंडिंग की बात करें तो चूंकि वहाँ पे सेफ्टी हुक नहीं है तो उसके लिए बेल प्लेट भी देना कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट अभी बात करते हैं ड्रम। ठीक है, तो ड्रम किस में होता है, ड्रम किस में नहीं होता। तो ड्रम वाइंडिंग में ड्रम तो होगा, ठीक है, उसी पे बहुत सारे जो रस्से होते हैं, 2 रस्से जो है ना, ठीक है, 2 केज के लिए 2 रस्से वो अपोजिट डायरेक्शन में वाउंडेड रहते हैं, मतलब लपेटे रहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं फ्रिक्शन वाइंडिंग की तो वहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रम नहीं होता है, वहाँ पे होता है सीव। सीव ड्रम वाइंडिंग में नहीं होता है, सीव फ्रिक्शन वाइंडिंग में होता है। वहीं बात करते हैं रिकैपिंग की। ठीक है, तो रिकैपिंग फ्रिक्शन वाइंडिंग में कभी नहीं होता है। वहीं अगर ड्रम वाइंडिंग की बात करें तो हर 6 महीने या फिर ओवर वाइंडिंग होने के बाद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लीट एंगल की। ठीक है, फ्लीट एंगल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे रेगुलेशन में वाइंडिंग के। तो फ्लीट एंगल ड्रम वाइंडिंग में बनता है, वहीं फ्रिक्शन वाइंडिंग में फ्लीट एंगल नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है, वो फ्लीट एंगल जब वहाँ पे बताया जाएगा रेगुलेशन में तो वहाँ पर उसे डिस्कस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कैप्स। ठीक है, कैप्स पता ही है, पिट टॉप पर रहता है। ठीक है, टू होल्ड द केज व्हेन द केज इज एट पिट टॉप। ठीक है, जब केज पिट टॉप पर होता है तो उसे नीचे से सपोर्ट करने के लिए कैप्स होता है ना, तो ड्रम में कैप्स कंपलसरी है, वहीं फ्रिक्शन में कैप्स नहीं होता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्रम वाइंडिंग का 10 है, वहीं अगर कॉपर वाइंडिंग की बात करें तो सिर्फ 7 है। और अगर बात करते हैं सिंकिंग शाफ्ट में कौन वाइंडिंग इस्तेमाल हो सकता है कौन नहीं, तो ड्रम वाइंडिंग को सिंकिंग शाफ्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं फ्रिक्शन वाइंडिंग को नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करी जाए टेल रोप की कि टेल रोप का कंपल्शन कहाँ पे है, तो ड्रम वाइंडिंग में टेल रोप देना जरूरी नहीं है, देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते, जनरली नहीं दिया जाता है। वहीं अगर आप फ्रिक्शन वाइंडिंग की बात करें तो फ्रिक्शन वाइंडिंग में आपको कंपलसरी है टेल रोप देना। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन फ्रिक्शन वाइंडिंग एंड ड्रम वाइंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रोप स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग। ठीक है, तो जब भी मैन वाइंडिंग होगा तो उस केस में जो रस्सा का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, वो निर्भर करता है कि किस तरह का शाफ्ट है। वो सिंकिंग शाफ्ट है या फिर वो नॉर्मल शाफ्ट है। अगर वो सिंकिंग शाफ्ट है तो गहराई के ऊपर भी निर्भर करेगा कि कितना स्पीड होना चाहिए। अगर जो गहराई है वो 150 मीटर तक है, सिंकिंग शाफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ पहले, तो उस केस में जो मैक्सिमम रोप स्पीड होगा वो होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर डेप्थ बढ़ा दी जाए, यानी 151 मीटर से लेकर आप 500 मीटर तक रखते हैं गहराई, तो उस केस में 2.5 मीटर पर सेकेंड वाइंडिंग स्पीड होगी, रोप स्पीड होगी। और अगर गहराई को 500 मीटर से ज़्यादा किया जाता है तो उस केस में 3 मीटर पर सेकेंड रोप स्पीड होगी। तो ये तो हो गया सिंकिंग शाफ्ट में रोप स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग। अभी हम लोग बात करते हैं नॉर्मल शाफ्ट में जो रोप स्पीड होगा मैन वाइंडिंग के लिए वो क्या होगा, तो वो भी गहराई के ऊपर निर्भर करेगा। अगर गहराई 100 मीटर तक है तो उस केस में 2 मीटर पर सेकेंड रोप स्पीड होना चाहिए। वहीं अगर शाफ्ट की गहराई अगर बढ़ा देते हैं 101 से लेकर 300 मीटर के बीच रखते हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड रोप स्पीड होगा। इस तरह अगर और गहराई बढ़ा देते हैं, यानी 301 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की गहराई रखते हैं तो 5.5 यानी 5.5 मीटर पर सेकेंड रोप स्पीड होगा मैन वाइंडिंग का। उसी तरह और गहराई बढ़ाते हैं 501 से 700 मीटर के आसपास, तो उस केस में जो रोप स्पीड होगा वो होगा 7 मीटर पर सेकेंड। और अगर 701 से लेकर 1000 मीटर तक की गहराई होती है तो उस केस में 8 मीटर पर सेकेंड वाइंडिंग स्पीड। इसी तरह अगर 1001 से लेकर 1500 मीटर तक गहराई है तो उस केस में 10 मीटर पर सेकेंड रोप स्पीड होगा। और अगर 1500 से ज़्यादा गहराई है, ठीक है, 1500 मीटर से ज़्यादा गहराई है शाफ्ट की, तो
तो उस केस में 12 मीटर पर सेकेंड वाइंडिंग स्पीड यानी रोप स्पीड हो सकता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो रोप स्पीड है डूइंग नॉर्मल शाफ्ट वो है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया रोप स्पीड ऑफ मैन वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट एंड एज वेल एज नॉर्मल शाफ्ट आल्सो। तो अभी हम लोग एक डायग्राम जान लेते हैं ड्रम वाइंडिंग और फ्रिक्शन वाइंडिंग के, बेसिक सा डायग्राम जान लेते हैं। कंपैरिजन हो चुका है बट बेसिक सा डायग्राम जान लेते हैं। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं ड्रम वाइंडिंग और कोपे वाइंडिंग के बेसिक से डायग्राम को। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रम वाइंडिंग की। तो ड्रम वाइंडिंग में क्या होता है, हेड गियर होगा, ठीक है। हेड गियर सबसे पहले ये शाफ्ट बना लेते हैं, दिस इज हेड गियर। यहाँ पर हेड गियर पुली होता है, यहाँ पर वाइंडिंग रोप होगा, ठीक है। यहाँ पर एक वाइंडिंग इंजन रूम होता है सरफेस में, ठीक है। यहाँ पर होता है ड्रम और इस ड्रम में लपेटे हुए रहते हैं क्या, वाइंडिंग रोप, ठीक है। ये हुआ पहला केज और ये हुआ दूसरा केज। 2 रस्से हैं 2 केज के लिए, ठीक है। दिस इज हेड गियर पुली, वाइंडिंग रोप, केज। यहाँ पे मैं गाइड्स नहीं बना रहा, ये हेड गियर हो गया, ये हुआ ड्रम, ठीक है। तो ये हुआ ड्रम वाइंडिंग का एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम। अभी हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन वाइंडिंग की। तो सबसे पहले बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं एक। ये है हेड गियर, ये सब पुलीज हैं, डिफ्लेक्टिंग पुलीज। ये अपना सीव है, ठीक है, ये अपना सीव है। यहाँ पर टेल रोप होता है, ये वाइंडिंग रोप है, ये सब पुलीज हैं, डिफ्लेक्टिंग पुलीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही रस्सा है, ठीक है। एक ही रस्सा का एक एंड यहाँ पे, एक एंड वहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि सपोज एक रस्सा यहाँ पे था, ठीक है, एक एंड इधर था। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे अगर केज लटका देते हैं इस तरह और इधर भी लटका देते हैं तो हो सकता है ना, हो सकता है। और इसे हम लोग इस तरह का शीभ में इस तरह झुला दें, ठीक है, तो हो सकता है यही केस था, ये कुछ इस तरह से हो जाता। तो ऐसा ही तो रहता है, सिर्फ वहाँ पे डिफ्लेक्शन पुली वगैरह दिया जाता है जिससे ये होता है। तो मेन कारण क्या है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग होने का, वो है फ्रिक्शन, ठीक है। ये सीब, ठीक है, यहाँ पे सीब में लाइनिंग रहती है इस तरह से। अगर आप सीब को ऊपर से देखिएगा तो यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग रहती है, ठीक है। वाइंडिंग रस्सा इसी के ऊपर चलता है, दिस इज वाइंडिंग रोप, ठीक है। तो फ्रिक्शन, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन लाइनिंग ऑफ सीव एंड वाइंडिंग रोप, ठीक है। जो सीव में इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ रहता है ना, ठीक है, और इसमें ही क्या रहता है, वाइंडिंग रस्सा जाता है। तो इसी दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसी के आधार पर या उसी के कारण ही ये जो वाइंडिंग है वो काम करता है, फ्रिक्शन के आधार पर काम करता है। फ्रिक्शन नहीं हो तो ये काम नहीं करेगा, तो इसीलिए इसका नाम फ्रिक्शन है। और फ्रेडरिक कोपे नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ये जो वाइंडिंग सिस्टम इसको इजाद किया था, इसलिए उसका नाम कोपे वाइंडिंग रखा गया है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात है कि तो फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है जो कफिशिएंट होगा, कफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होगा 0.2, ठीक है। कफिशिएंट ऑफ लिमिट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, 0.2।
ठीक है। कॉफिशिएंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए 0.2 का कोई यूनिट नहीं है। 0.2 इज द मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये कम से कम होना ही चाहिए। तो ये हुआ कौन सा, ये फ्रिक्शन वाइंडिंग का। फ्रिक्शन वाइंडिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्राउंड माउंटेड और एक होता है टावर माउंटेड। ये तो ग्राउंड माउंटेड का डायग्राम है। अगर ये जो सीम है वो हेड गियर में ही लगा दिया जाए और यहीं पे मोटर लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टावर माउंटेड। टावर माउंटेड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। उससे क्या होगा कि वाइंडिंग रस्सा का जो एक्सपोजर है इन्वायरमेंट में वो कम होगा, इसलिए उससे क्या होगा, कम वियर एंड टियर होगा। देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वाइंडिंग रोप अगर इस्तेमाल करें टावर माउंटेड कोपे वाइंडिंग में, तो उस केस में जो उसका लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड माउंटेड कोपे वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट वाइंडिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को हमने कवर कर दिया है जहाँ तक सवाल टॉपिक के बारे में थी। बाकी बचा रेगुलेशन वाइंडिंग का, उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डील करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।